नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में 60 वर्ष की उम्र होते ही अपने आप शुरू होगी वृद्धा अवस्था पेंशन, सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जांच के लिए शासन ने गठित की कमेटी, आरोपित व्यक्ति सहायक निलंबित। बीआरओ भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की उत्तराखंड में ताबड़तोड़ कार्रवाई, 5 जिलों में छापेमारी से मची खलबली। हल्द्वानी में कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ ने फूंका चुनावी बिगुल, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर। जुगल किशोर बने धारी ब्लॉक अध्यक्ष। 30 जुलाई से शुरू होगी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर देहरादून से है, जहां कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर आर्थिक सहायता जारी की है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अप्रैल, मई और जून 2026 3 माह की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की है। कुल 4 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि 4,900 लाभार्थियों को जारी की गई है। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उनके भरण पोषण और शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा न आए। वात्सल्य योजना के हमारे जो लाभार्थी बच्चे हैं, जो हमारे कोविड में विशेषतः जिनके अभिभावक नहीं रहे अथवा अभिभावक में से एक कमाऊ सदस्य नहीं रहा, ऐसे बच्चों को हम लोग लगातार निर्बाध तरीके से धामी जी के नेतृत्व में, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में निश्चित रूप से उनको जो धनराशि 3,000 रुपये प्रति बच्चा हम लोग देते आए हैं, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया है। और विगत 3 माह यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 माह का जो है धनराशि लगभग 4 करोड़ से अधिक धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत चंपावत के लोहा घाट विकास खंड के भूमलाई खूना बोरा में जन समस्या निवारण एवं बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। शिविर में 24 विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है और 109 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। दिशा निर्देशों के क्रम में 4 जुलाई से ये कार्यक्रम जो है वो 15 दिवस के लिए 18 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों में जो दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पे पिछली बार जन जन की सरकार में कैंप नहीं ऑर्गेनाइज हो पाए थे, वहाँ पर इसको लगाया जा रहा है। और इसमें कुल जो हमारे 24 विभाग हैं वो सभी ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। और इसका मुख्य मोटो यही है कि हमारे जो दूरस्थ और हमारे जो रिमोट है गाँव हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मुख्यालय या तहसील या ब्लॉक कार्यालय नहीं आ सकते हैं, वहाँ तक प्रशासन के बीच पहुँचे और जो लाभार्थी परक योजनाएँ हैं, लाभ हैं, इसमें चिकित्सकीय लाभ है, प्रमाण पत्र का है, खाता खतौनी में नाम का इंदराज करने का है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की संगठनात्मक बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, सदस्यता अभियान तेज करने और जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में जुगल किशोर को धारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से अनुसूचित जाति का विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देख रहे होंगे कि हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हमारे इंद्रपाल जी के नेतृत्व में एक अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की एक बैठक यहाँ पर हो रही है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे भारी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग और युवा सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता के साथ जमीन पर रह करके मेहनत कर रही है
आपने देखा होगा कि हमारे पूरे प्रदेश में अभी परिवर्तन संकल्प सम्मेलन चल रहे हैं और जो बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं और हज़ारों की भीड़ उस सम्मेलनों में उसमें आ रही है। और निश्चित रूप से सरकार जो वर्तमान की सरकार है, इसके भ्रष्टाचार, इसकी जो नीतियां हैं, उसको लेकर के आम जनता कहीं ना कहीं पर एक व्यथित है, दुखी है। ये पूरे नैनीताल जिले स्तरीय जो हमारे अनुसूचित विभाग की टीम है, जो अनुसूचित टीम है, उस संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, सबको इस स्वराज आश्रम में इकट्ठे होकर के हम लोगों ने इसलिए कार्यक्रम करा कि 2027 हमारा मेन मकसद है और मिशन है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के ऊपर जाति को देख करके, जैसे केतन लाल का मामला जैसे देखा आपने, इससे पहले जगदीश हत्याकांड का मामला देखा, धर्म जाति को देख करके कहीं ना कहीं लगातार अनुसूचित जाति के ऊपर उत्पीड़न का मामला आ रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां हाउस टैक्स की वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। बकायेदारों को नोटिस जारी कर टैक्स की अदायगी करने को कहा गया है। आपको बता दें, यही नहीं, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से गृह स्वामियों पर लगातार टैक्स जमा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। नगर निगम के मुताबिक वित्तीय वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 72 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूला जा चुका है। मेयर का कहना है कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लगातार जो है उनको मैसेज भेजते रहते हैं और समय समय पर, और इस बार हमने रिकॉर्ड 72 करोड़ रुपए का हमने जो टैक्स है वसूला है इन्हीं सब माध्यमों से, और निश्चित तौर पे आगे हम और ज़्यादा वसूली इस पर कर पाएंगे। नैनीताल जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू किया गया है। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई पेट्रोल पंप बिना हेलमेट चालक को पेट्रोल देता पाया गया तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से उठाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं और उसमें प्रायः देखा जाता है कि सर्वाधिक संख्या टू व्हीलर्स में भी ये देखा जा रहा है कि ऐसे चालक जो बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते हैं, अगर वो सड़क पर दुर्घटना में घायल होते हैं तो अगर हेलमेट उनके सर पे नहीं लगा हुआ है तो या तो वो कोमा में जाते हैं अथवा उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इसको देखते हुए ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए हम लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं, चेकिंग कराते हैं और जो बिना हेलमेट के वाहन चालक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में यूयूएसडीए, नगर निगम, जल निगम और पेयजल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने खोदी गई सड़कों की खराब स्थिति और नैनीताल रोड पर चल रहे कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जल्द सड़कें दुरुस्त करने और निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जब मैं पहाड़ से पढ़ने आया हल्द्वानी में, तो तब से लगातार मैं हल्द्वानी शहर से और पहाड़ से, भाबर से मेरा रिश्ता रहा है। आज से 26 साल पहले सन 2000 में मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष था और उससे पहले 1994 में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा और तब से लगातार मैं हल्द्वानी शहर में भी रहता हूँ, पहाड़ों में भी रहता हूँ। तराई, भाबर और पहाड़ से मेरा एक परिवार का जो है रिश्ता रहा है। देहरादून के गांधी पार्क में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शौर्य दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीदों के परिजनों, वीरांगनाओं और माताओं को सम्मानित करेंगे। तैयारियों को लेकर एडीएम के मिश्रा ने
अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 25 जुलाई शाम से शहर के प्रमुख चौराहों पर देशभक्ति गीतों का प्रसारण होगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और स्कूली बच्चों की पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, सफाई, यातायात और पार्किंग व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी है। कारगिल दिवस को लेकर जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए उसमें एडीएम स्तर से इसका रिव्यू किया गया है अभी, और इस संबंध में संबंधित विभागों को डायरेक्शंस पास ऑन कर दिए गए हैं। मेनली इसमें जो सैनिक कल्याण अधिकारी उनके द्वारा एक मेन रोल प्ले किया जाएगा, और गांधी पार्क में जो ये पूरा प्रोग्राम होना है इसमें जो शहीद स्मारक है उस पर तो ऑनरेबल सीएम सर के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाना है और एनसीसी के बच्चों का प्रतिभाग किया जाना है, वीर नारियों के प्रतिभाग को लेकर, तो सैनिक कल्याण अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शन हमारी तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से दिए जा चुके हैं, और इंश्योर किया जाएगा कि वाइडर पार्टिसिपेशन के साथ में इसे बेटर तरीके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के मोरवाला कब्रिस्तान में शव दफनाने पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि कब्रिस्तान में कमेटी की ओर से लगाया गया बोर्ड हटाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी को भी शव दफनाने से रोका न जाए। कोई मस्जिद की कमेटी हो या कब्रिस्तान की कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो, वो अपनी मनमानी किसी भी तरीके से किसी भी जगह के ऊपर नहीं कर सकती है, और जो भारत के संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं उनकी वहाँ पर जो है कोई भी कमेटी उल्लंघन नहीं कर सकती है। यहाँ ये मामला मोरोवाला का है, क्लेमेंट टाउन देहरादून का, जहाँ कुछ एक कमेटी है तहफ़्फ़ुज़ नाम से, उसने मुसलमानों को जो है कब्र के अंदर मुर्दे दफन करने से जो है रोकने की बात कही कि यहाँ सिर्फ ये हमारे अपने आज़ाद जो है अपने जो रिश्तेदार करीबी हैं उन्हीं को जो है दफन करने दिया जाएगा। तो इस पर हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को जो है प्रत्यावेदन दिया था, जिस पर उन्होंने चूँकि जब कोई कार्रवाई नहीं करी तो पार्टी जो है माननीय न्यायालय के समक्ष आई। अगली खबर का रुख करेंगे। नैनीताल से खबर है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने परिवहन निगम कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन में अधिकारियों के कथित हस्तक्षेप से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने लेबर कमिश्नर और रजिस्ट्रार को यूनियन प्रतिनिधियों एवं निगम कर्मचारियों निगम अधिकारियों से वार्ता कर 10 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निगम के अधिकारी यूनियन के कार्यों में दखल दे रहे हैं, जबकि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार श्रम विभाग को है। अलग अलग तारीखों में 18 नवंबर 2019 को प्रबंध निदेशक के द्वारा और 23 जून 2026 को महाप्रबंधक के द्वारा ये आदेश पारित किए गए कि ट्रेड यूनियनों में कुछ कैटेगरी के लोगों को इससे हटाया जाए, ये डायरेक्शन दिए। और जो महामंत्री थे उनको डायरेक्शन दिया गया कि आप इस ट्रेड यूनियन से हटिए, आपको ये ट्रेड यूनियन में काम नहीं करना है। उसके खिलाफ उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन लेबर कमिश्नर ऑब्लिक ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रार होता है उसको दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर स्थित कार्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज से वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित करने वाला दुर्लभ नज़ारा सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बाघ बड़े अजगर को अपने मजबूत जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर जाता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह दृश्य जंगल सफारी के दौरान एक पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद किया है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार बाघ आमतौर पर हिरण, सांभर और जंगली सुअर जैसे जानवरों का शिकार करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अजगर जैसे बड़े सरीसृपों का शिकार भी कर सकता है। बाघ द्वारा अजगर का शिकार किए जाने की घटना बेहद दुर्लभ मानी जाती है, जिसके चलते ये वीडियो वन्यजीव प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद बढ़ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने NHAI और वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई की स्पष्ट अनुमति नहीं दी है। उन्होंने मांग की है कि यदि कटाई के लिए वैध अनुमति है तो उससे जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। नौटियाल ने कहा कि यह क्षेत्र एलिफेंट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है और पर्यावरण संरक्षण के समय में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई चिंता का विषय है। उन्होंने तत्काल कटाई रोकने की मांग करते हुए 8 जुलाई को NHAI कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की बात कही। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बेतुकी बात है। विशेष तौर पर 9 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर तमिलनाडु राज्य के मद्दुमलाई एक स्थान है, उसके संदर्भ में जो एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के जो उसका उल्लेख हाई कोर्ट के 9 जनवरी के ऑर्डर में किया गया। और उसी के साथ में अगर अपने राज्य उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ऋषिकेश में पशुलोक समिति का अनीता कंडवाल जी का वर्सेस उत्तराखंड, तो इन 2 केसेस के उल्लेख के साथ में इस जो फाइनल ऑर्डर हाई कोर्ट का था इस पूरे प्रकरण में, ऋषिकेश भानियावाला प्रकरण में, यह था कि हम इस मामले को डिस्पोज करते हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो यही कहेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने NHAI को पेड़ काटने की स्वीकृति नहीं दी थी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मानसून के सक्रिय होने के साथ ही जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि 1 घंटे की बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। किसानों ने बारिश को फसलों के लिए लाभदायक बताया। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मानसून की बारिश को देखते हुए सभी डिपार्टमेंट्स के लिए पहले से हम लोगों ने समीक्षा की है। भले वो हमारे नगर निकाय हों, नालों की सफाई से संबंधित, सड़कों की देखरेख हो, बिजली विभाग के लिए एडिशनल वायर्स, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स आदि की रखरखाव हो, और साथ ही कृषि विभाग और पशुपालन विभाग को भी किसानों को समस्याओं को देखते हुए उनकी व्यवस्थाएं करनी है। सिंचाई विभाग के द्वारा विभिन्न जो तटबंध हैं उनको देखरेख लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी के द्वारा लगातार अपने क्षेत्रों में रहकर अलर्ट पे रह रहे हैं और पूरे मानसून सीजन में सभी डिपार्टमेंट लगातार अलर्ट पे रहेंगे। अगर कहीं कोई ऐसी कोई स्थिति बनती है जहाँ पर एडिशनल रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ेगी तो सभी लोग उसमें जुटकर भी काम करेंगे। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देहरादून से अहम खबर, CM पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। CM सुबह 10:30 बजे देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। प्रेमनगर आश्रम में श्री राम कथा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे देहरादून वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो देहरादून से अहम खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा। सुबह 10:30 बजे देहरादून से हरिद्वार के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। प्रेमनगर आश्रम में श्री राम कथा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे देहरादून वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो CM पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज सुबह 10:30 बजे देहरादून से होंगे रवाना। प्रेमनगर आश्रम में श्री राम कथा में होंगे शामिल।
अगली खबर देहरादून से है, जहां कुछ स्थानों पर कूड़ा वाहन चालकों द्वारा निर्धारित स्थानों की बजाय खुले में कूड़ा कचरा डालने की शिकायतों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आनंद शुक्ला ने बताया कि मनमाने ढंग से कचरा फेंकने की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम लोगों से भी ऐसे मामलों की सूचना नगर निगम को देने की अपील की गई है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आनंद शुक्ला ने बताया कि नगर निगम लगातार ऐसे स्थानों पर निगरानी कर रहा है जहां डेली गार्बेज पॉइंट बन रहे हैं। निगम ने अपनी टीमों और कूड़ा संग्रहण का कार्य कर रही निजी कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, किसी भी हालत में निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी कचरा न फेंका जाए। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि डेली गार्बेज पॉइंट जहाँ जहाँ कचरे हमको मिल रहे हैं, कहीं चाहे बाहर का एरिया हो चाहे नगर निगम क्षेत्र में, तो पूरी तरह से टीम को मुस्तैद किया हुआ है, सख्ती भी की हुई है कि जहाँ भी गार्बेज पॉइंट हो उसको तुरंत हटाएं और चिन्हित करें कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, और चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इवन हमने तो कई जगह जो माननीय पार्षद लोग हैं उन्होंने जो बताया किसी के प्लाट में बहुत गार्बेज जा रहा है, हम उनको भी कर रहे हैं। लेकिन बात ठीक है, थोड़ा सा पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा, इसमें लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। डोर टू डोर गाड़ियाँ भी जा रही हैं। अगर कचरा मान लीजिए गाड़ी देर से हो गई, देर से पहुंची या एक दिन गैप आ गया, कहीं ऐसा भी है। अगली खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड मौसम विभाग की चेतावनी के बीच चंपावत, खटीमा और टनकपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। घने बादलों और गर्जना के साथ हो रही बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने नगर क्षेत्र की छोटी नालियों के उफान पर आने से जलभराव की समस्या की चिंता जताई है। बारिश के मौसम से यह कि अभी उत्तराखंड में बताया गया था कि अभी 2-3 दिन में लगातार झमाझम बारिश होगी और खटीमा, टनकपुर, बनबसा, चंपावत में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बारिश अभी लगी हुई है और बारिश की वजह से जो छोटी छोटी नालियाँ हैं उसमें सफाई करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। खटीमा में तो लगभग काम नगर पालिका कर ही रही है और सफाई हो ही रही है। बाकी और जगह क्षेत्रों में भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर नालियाँ साफ रहेंगी तो जो बाढ़ की स्थिति बनती है वो नहीं होगी। मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। सब जगह बारिश हो रही है उत्तराखंड में, जैसे भविष्यवाणी करी थी मौसम विभाग ने, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बनबसा, वैसी सब जगह बारिश हो रही है। हमें भी अच्छा लग रहा है, बारिश का एंजॉय कर रहे हैं। नैनीताल के रामनगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 2 अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृतपाल और पवन कुमार निवासी बाजपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूछताछ के आधार पर ये पता लगाया जा रहा है कि हथियार कहां से लाए गए थे और इनका इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था। गदरपुर के दिनेशपुर थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। थाना दिवस में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तम सिंह नेगी, क्षेत्राधिकारी दौलतराम वर्मा और थाना प्रभारी रविंद्र सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। वहीं बंगाली बाहुल्य क्षेत्र दिनेशपुर के लोगों की समस्याओं को एसएसपी अजय गणपति ने बांग्ला भाषा में सुनी और निराकरण भी किया। जो गार्जियन है जिनके बच्चे मतलब नाबालिग बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, राइड कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही मेरा संदेश देना चाहूँगा कि इसमें MV एक्ट के तहत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, जिसमें गाड़ी बाइक सीज भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट का चालान भी हो सकता है। तो इसमें अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी तरीके से व्हीकल का एक्सेस ना दें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग इस एज में होते हैं कि उसमें ट्रिपल सीट राइडिंग करना या तेज़ी से चलाना, इस तरीके की चीज़ें या मिस्टेक्स कर बैठते हैं और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का